देखिए, लाइट के अंदर हमने अभी तक जो समझा कि लाइट का कितना परसेंट प्लांट यूज़ करते हैं, ये 3 वैल्यू आपने देखी। 50% और लेस ISR में पार होता है, फिर पार का 2 to 10% और ISR का 1 to 5% यूज़ करते हैं, और ओनली 1% सस्टेन द एंटायर बायोस्फीयर। यहाँ तक अभी तक लाइट के बारे में आप इतना समझे कि लाइट मतलब फोटोसिंथेसिस, लाइट मतलब फूड। लेकिन आपकी NCERT ये कहती है कि लाइट का फूड के अलावा भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में ढेर सारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा खास जो है रोल है। वो क्या रोल है वो आप समझे 1 by 1 करके। भाई लाइट फूड बनाती है वो तो ठीक है, लाइट से फूड मिलता है वो तो ठीक है, समझ में आया, पढ़ लिया आपने कितना परसेंटेज, ये सब भी। अब देखिए, एनिमल्स यूज लाइट एज ए क्यूज। एनिमल जो है वो लाइट को एज ए क्यू की तरह, मैसेज की तरह यूज करते हैं। मैसेज कैसे? भाई आप जो है अपने डेली रूटीन के लिए कि आपको सुबह 6 o'clock मॉर्निंग या 5:30 वॉक पर जाना है, या आपको कोचिंग में जाना है 6 o'clock, तो इसके लिए आप अलार्म क्लॉक लगा लेते हैं कि भाई रात को पढ़े और उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में अलार्म क्लॉक ने आपको उठा दिया, आप टाइम से चले गए। जरा सोचिए, नेचर के अंदर एक बर्ड है और वो अपने नेस्ट में सो रही है रात में, और उसे दिन में सुबह जाना है अपने फूड के लिए सर्च करने के लिए, उसके पास कौन सा अलार्म क्लॉक है? तो वो टाइम से कैसे जाएगी? जैसे सन राइज करता है और सन रेज उसके नेस्ट पर स्ट्राइक करती है, उसे मैसेज मिल जाता है कि अब फूड ढूंढने का, फूड को खोजने का टाइम आ गया है। इसी को कहते हैं फोरेजिंग। मतलब फोरेजिंग कब करनी है, कब जाना है नेस्ट को छोड़कर, ये लाइट ही डिसाइड करती है, बिकॉज दीज एनिमल्स यूज लाइट एज अ क्यू, एज ए मैसेज। अब देखिए, बर्ड्स पर लाइट पड़ी 6:37, उसे पता लग गया कि भाई चलो अब फोरेजिंग का टाइम हो गया, फोरेजिंग कर रही है। 10 बज गए दोपहर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, फूड ढूंढ रही है, दिन का टाइम है। जैसे 6 o'clock होंगे और लाइट धीमी पड़ेगी, सन सेट होने के लिए जाएगा, तो तब उसको मैसेज आ जाएगा कि अपने घर चलने का समय हो गया है। तो जैसे ही सन छिपता जाएगा, सेट होता जाएगा, वो अपने घर की ओर, आपने देखा होगा इवनिंग के टाइम में बर्ड्स जो है अपने घर की ओर मूव करती हैं। वो ऐसे चलती हैं कि जैसे नेस्ट तक पहुंचती हैं और सन सेट हो जाता है। तो कब फूड के लिए नेस्ट को छोड़कर जाना है और कब अपने घर वापस नेस्ट में लौटना है, ये लाइट ही डिसाइड करती है। लाइट उनके लिए एक मैसेज की तरह काम करती है। दूसरा देखिए पॉइंट, रिप्रोडक्शन। सीजनल ब्रीडर्स, एनिमल्स जो होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं, उनमें कैसे पता लगता है कि भाई ब्रीडिंग का टाइम आ गया है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो विंटर सीजन में ब्रीड करते हैं, तो विंटर का मतलब लो इंटेंसिटी या लो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, उन्हें पता चल जाता है कि भाई अब ब्रीडिंग का टाइम हो गया। तो सीजनल ब्रीडर लाइट को ही एक मैसेज की तरह लेते हैं और ब्रीड करते हैं। इसके बाद में माइग्रेटरी एक्टिविटीज। चलिए माइग्रेटरी एक्टिविटीज को समझे। भाई साइबेरिया में साइबेरियन क्रेन है, वो साइबेरिया में रहने वाली साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से इंडिया में आती है, किसके लिए? वहाँ पर ठंड पड़ती है, ठंड से बचने के लिए। तो आप कहेंगे सर ये तो टेम्परेचर की वजह से आती है, लेकिन ये समझे यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एग्जाम्पल लिया साइबेरियन क्रेन का। इनका आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और आपको मालूम है कि आपके यहाँ दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है, तो आप उस एरिया को छोड़कर जाते हैं हर साल। तो क्या आप दिसंबर और जनवरी में ही निकलते हैं जब ठंड पड़नी शुरू हो जाती है? नहीं नहीं, आप अक्टूबर में निकल जाएंगे, कि अक्टूबर में आपको आभास हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर दिन छोटा होने लगा है, इसका मतलब यहाँ विंटर सीजन आने वाला है। हमें दिसंबर और जनवरी, नॉर्थ इंडिया में दिसंबर और जनवरी में ठंड पड़ती है, इसका आइडिया हमें दिसंबर और जनवरी में नहीं, अक्टूबर में शुरू हो जाता है, जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो लाइट जो है वो ये बताती है कि कब माइग्रेशन करना है, कब जाना है। माइग्रेशन नो डाउट वो टेम्परेचर के लिए होता है, ठंड से बचने के लिए होता है, लेकिन कब जाना है और कब आना है ये तो लाइट ही समझाती है। लाइट एज ए मैसेज की तरह काम करती है कि कब माइग्रेशन करना है।
देखिए जब यहाँ पर आ जाती है, राजस्थान में आ जाती है साइबेरियन क्रेन, तो कब लगता है उन्हें कि वहाँ यहाँ से चलना है? जब दिन बड़ा होने लगता है, लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा, तो मतलब गर्मी होने वाली है। तो याद रखें माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए मैसेज की तरह लाइट ही काम करती है। इवन प्लांट्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट्स फ्लावरिंग, प्लांट्स पर फ्लावरिंग कब होगी ये डिसाइड भी लाइट करती है, जिसे आप प्लांट फिजियो में पढ़ते हैं फोटो पीरियोडिज्म। हर एक प्लांट जो होते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनका एक फोटो पीरियड होता है। तो लाइट की इंटेंसिटी, उसका ड्यूरेशन डिसाइड करता है फ्लावरिंग को, और फ्लावरिंग मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ये आता है, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, आपको पता है कि ढेर सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनको लाइट की कम जरूरत होती है। तो कम जरूरत होने के लिए वो बड़े प्लांट्स की शेड में रहते हैं, जैसे सरफेस ड्वेलर्स, और वो इंटेंसिटी कम लाइट का इस्तेमाल करते हैं शेडेड एरिया में ग्रो करके। आपके एनसीईआरटी में बड़ा खास एक और क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है, वो पूछा गया है कि ओशियन के अंदर 3 तरह के एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रेजेंट है। इन तीनों एल्गी का आपको डेप्थ लेवल बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज अ डीपेस्ट एल्गा। इनमें से तीनों में से कौन सा एल्गा सबसे गहराई में रहता है? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। डीपेस्ट एल्गा होता है रेड एल्गी। याद रखें, ग्रीन, ब्राउन और रेड में सबसे गहराई में मिलेगा रेड एल्गी। क्यों? वो इस तरीके से देखिए, जब ओशन के ऊपर विजिबल स्पेक्ट्रम पड़ेगा तो आप मुझे बताइए कि विजिबल स्पेक्ट्रम पड़ा, ये रहा, यहाँ पर देखिए आप, विजिबल स्पेक्ट्रम जब पड़ेगा विबग्योर, तो सबसे गहराई में इनमें से कौन सी लाइट जाएगी? सबसे गहराई में इनमें से वो लाइट जाएगी जिसका वेवलेंथ कम है। क्योंकि जिसका वेवलेंथ कम है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो प्लांट वाटर को पेनिट्रेट करते हुए सबसे गहराई में पहुंचेगी। इसलिए जो एल्गी इस लो वेवलेंथ की लाइट को यूज करना जानता है वो गहराई में रह सकता है। वॉयलेट और इंडिगो लाइट को, और वॉयलेट और इंडिगो लाइट को यूज करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए होना चाहिए खास तरह का पिगमेंट सिस्टम, और खास तरह का पिगमेंट सिस्टम ग्रीन, ब्राउन और रेड में रेड एल्गी के पास होता है, जिसे कहते हैं फाइकोबेलेंस। फाइकोबेलेंस होते हैं जिसमें है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड एल्गी में मिलता है, एक खास तरह का पिगमेंट है जो यूज करता है शॉर्ट वेवलेंथ को। शॉर्ट वेवलेंथ को यूज करना जानता है जब रेड एल्गी को मालूम है कि हमारे पास ऐसा पिगमेंट सिस्टम है जो उस लाइट को यूज करना जानता है जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है शॉर्ट वेवलेंथ वाली को, तो फिर ऊपर रहकर क्यों टेंशन ले, अपने काम की लाइट तो गहराई में पहुंच ही जाएगी। दैट्स वाई रेड एल्गी इज अ डीपेस्ट एल्गा अमंग दी ऑल एल्गीज। तो याद रखें, which one of the following is the deepest alga? Red algae, because they use short wavelength, because they have certain types of special type of pigment system, that is phycoerythrin. अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर लाइट के बाद में अब बात करते हैं नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर पढ़े ही आप अबायोटिक फैक्टर में लाइट के बाद में पढ़ रहे हो, लेकिन इन चारों अबायोटिक फैक्टर जिसमें आप लाइट पढ़ चुके हैं, और 3 अबायोटिक फैक्टर और हमें पढ़ने, जिसमें टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल आता है। इन चारों अबायोटिक फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो खास है वह है टेम्परेचर। याद करें, जब मैंने आपको इकोसिस्टम में अबायोटिक फैक्टर का सीक्वेंस लिखवाया था तो वो सीक्वेंस बिल्कुल इम्पोर्टेंस के बेसिस पर ही था। उसमें पहले हमने टेम्परेचर लिखा। किसी भी इकोसिस्टम के लिए, किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, या किसी जगह ऑर्गेनिज्म डेवलप, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिसाइड टेम्परेचर ही करता है। टेम्परेचर के बाद में दूसरा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो खास है वह है वाटर। तीसरे नंबर पर लाइट आती है। यही वजह है कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर की शुरुआत होती है वहाँ पर लिखा है
टेम्परेचर इज अ मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट फैक्टर्स। मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। यहां से बिल्कुल सिंपल इजी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि आपको चारों इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑप्शन में देकर पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर। तो मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। क्यों है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी, यदि मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, मैं आपकी बात करूं, अपनी बात करूं, या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर यदि वर्क कर रहा है, यदि वो हेल्दी है, तो वो इसलिए हेल्दी है क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, दे ऑल रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, डैमेज। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है, वो भी एक नुकसान है। अंतर बस इतना है कि हाई टेम्परेचर पर जो प्रोटीन डीनेचर्ड होती हैं वो दोबारा सही रिपेयर नहीं हो सकते, जबकि लो टेम्परेचर पर जो प्रोटीन इनएक्टिव होती हैं वो दोबारा एक्टिव हो सकती हैं। टेम्परेचर देखिए किस तरीके से, टेम्परेचर अफेक्ट्स अ प्रोटीन, और प्रोटीन से बने हैं एंजाइम, और एंजाइम कंट्रोल द मेटाबॉलिक रिएक्शन, तभी तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है। तो इस तरीके से कहीं पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, या कितने ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, वो सब डिसाइड करता है टेम्परेचर। बल्कि मैं कह सकता हूं कि आपके जो मूड्स स्विंग होते हैं वो भी टेम्परेचर की वजह से होते हैं। मई और जून गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, तो आपका अच्छा क्यों नहीं महसूस होता? आप कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। यदि आप इसको थोड़ा समझें, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, वो आपके एंजाइम को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन अफेक्ट हो रही है, इसलिए आपका मूड खराब है। दिसंबर और जनवरी बर्फ पड़ रही है, मूड सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा ठंड में भी परेशानी रहती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर लो है, आपके एंजाइम इनएक्टिव होने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए रिएक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। सो एंजाइम आपका जो टेम्परेचर है वो आपको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन ऑटम सीजन में, अक्टूबर के महीने में, या स्प्रिंग सीजन में, फैब के महीने में आपका मूड सबसे अच्छा रहता है। कहते हैं कितना प्लीजेंट इन्वायरमेंट है। एक्चुअली प्लीजेंट इन्वायरमेंट इसलिए है कि उस टाइम पर टेम्परेचर प्रॉपर बढ़िया है और वो आपके एंजाइम को प्रॉपर वर्क करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो आपको प्लीजेंट इन्वायरमेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके एंजाइम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कि उस टाइम पर टेम्परेचर बेहतर है आपके एंजाइम की एक्टिविटीज के लिए। तो ऑल अबाउट टेम्परेचर। देख लो आप, टेम्परेचर डिसाइड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक बसी हुई है वहां पर टेम्परेचर सुटेबल है, और जहां पर पब्लिक बहुत कम है, लोग कम है, तो वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली लो है। चाहे वो टुंड्रा हो, चाहे वो एंटार्क्टिक हो, चाहे आर्कटिक हो। एंटार्क्टिक और आर्कटिक में तो आपने मुंबई जैसे शहर नहीं देखे होंगे। जैसलमेर में, जैसलमेर कहूँ या थार डेजर्ट कहूँ, थार डेजर्ट या सहारा डेजर्ट में तो आपने जो है लंदन और टोक्यो जैसे शहर नहीं देखे होंगे। वहां पर यदि कोई सिटी है भी तो वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, कि वहां पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है। टेम्परेचर हाई है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम काइनेटिक्स। तो कुल मिला के अर्थ के ऊपर कहीं पर लाइफ होगी या नहीं होगी, उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। फिर कितनी होगी, डेंसिटी कितनी होगी, डाइवर्सिटी कितनी होगी, वो भी टेम्परेचर डिसाइड करता है। अब आप खुद देख लो, मून के ऊपर, मार्स के ऊपर एक्सपर्ट कह रहे हैं वाटर भी है, तो वाटर भी है वहां पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सुटेबल लाइट भी है वहां पर,
तो वाटर भी है, लाइट भी, लेकिन लाइफ नहीं है। क्यों? कि वहां पर सुटेबल टेम्परेचर अभी डेवलप नहीं हुआ। जिस दिन टेम्परेचर डेवलप हो गया उस दिन वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर जाएगी। एक्चुअली टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। वाई? क्यों? क्योंकि एंजाइम बने हुए हैं प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर वेरी मच अफेक्टेड और सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इवन ग्लोब को देखो, आप अर्थ को देखो, अर्थ में के ऊपर जहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा सुटेबल, वहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको मिलेगी, वेदर इट इज ह्यूमन पॉपुलेशन और अदर ऑर्गेनिज्म, फौना एंड फ्लोरा। लेकिन जिन एरिया में एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, वहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं टेम्परेचर डिसाइड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को टेम्परेचर डिसाइड करता है। दैट्स व्हाई अमंग 4 अबायोटिक फैक्टर्स टेम्परेचर इज अ मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट फैक्टर्स। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर कौन है? टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। देखिए, जैसे हमने बोला ना कि टेम्परेचर जो है वो हाई होने पर प्रोटीन क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड। लो होने पर क्या हो जाता है? इनएक्टिव। डीनेचुरेशन होना एक परमानेंट चेंज है, उससे फिर रिपेयर नहीं हो सकता। इनएक्टिव होना एक टेम्परेरी चेंज है, दोबारा नॉर्मल हो सकता है। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे आपने एक मुर्गी से फर्टिलाइज्ड एग लिया, फर्टिलाइज डार्क वाला जो एग्स होता है, व्हाइट वाला नहीं, डार्क। उस फर्टिलाइज्ड एग को आपने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद में हाई टेम्परेचर दिया, बॉयल करने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ये तो गलती हो गई है, मुर्गी को उसका अंडा वापस देता है। मुर्गी कितना भी कोशिश कर ले वो हैन उस एग को इंक्यूबेट करने की, उससे चूजा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर बॉयल जो आपने किया उसको, उसके प्रोटीन्स डीनेचर्ड कर दिए। अब आपको उस अंडे को, एग को खाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि मुर्गी से लिए हुए अंडे को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया और कुछ टाइम के बाद में आपने सोचा कि नहीं मुर्गी को वापस कर दे, मुर्गी उसको हैन उसको इंक्यूबेट करके उससे चूजा निकाल देगी। कि फ्रिज में लो टेम्परेचर पर प्रोटीन इनएक्टिव होते हैं और इनएक्टिव होना एक टेम्परेरी चेंज है, जबकि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचुरेशन इज अ परमानेंट चेंज। अब देखिए, इसमें टेम्परेचर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है आपके लिए, कोई नई नहीं है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहाँ पर भी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, उसको कई सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जिस एरिया में आप हैं, आपके यहाँ पर टेम्परेचर, सपोज करिए यदि आप नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया में, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश, आपके यहाँ टेम्परेचर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन आपका फ्रेंड कोई जम्मू एंड कश्मीर में है, लेह लद्दाख में है, वहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो क्या वजह है? कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। आपका स्टेट कुछ ऐसी जगह लोकेटेड है या ऐसी जगह प्रेजेंट है, लोकेटेड है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जम्मू एंड कश्मीर ऐसी जगह लोकेटेड है। तो वो क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं या जिनकी वजह से टेम्परेचर कम और ज़्यादा रहता है? वो है लैटिट्यूड। आप जानते हैं, फिर से मैं बता दूं, अर्थ के ऊपर ऐसे एक लाइन होती है जो अर्थ को 2 बराबर पार्ट में, हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ये 0 इक्वेटर कहते हैं, इसे 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। ध्यान रखें, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर कहते हैं। ये जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री, इसके ऊपर, इसके नीचे की साइड में पैरेलल लाइंस होती है। 0 डिग्री के पैरेलल लाइंस है। देखो ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री साउथ। ये नॉर्थ नहीं है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, नॉर्थ ऊपर वाला है। ऊपर की साइड में ये सब लैटिट्यूड्स जो है वो किस में चलते हैं? नॉर्थ में। और नीचे किस में चलते हैं? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ में। साउथ तो ऊपर वाले नॉर्थ, नीचे वाले साउथ। अब इन पैरेलल लाइंस को, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। याद रहे, आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर
0 डिग्री से आप ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ पोल पर या नीचे की ओर जाएंगे साउथ पोल पर, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ पर कम और भी कम, यहाँ पर तो हद से ज़्यादा कम। इसीलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो परमानेंट फ्रोजन कंडीशन में रहते हैं, फ्रीज रहते हैं, जमे रहते हैं। अब जरा सोचो ना भाई, यहाँ पर सपोज करो 35 है, यहाँ पर 25, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो 0 डिग्री से आप ऊपर, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो बताइए मुझे, लो लैटिट्यूड टेम्परेचर क्या होगा? हाई लैटिट्यूड टेम्परेचर क्या होगा? लो। तो याद रखना है टेम्परेचर का लैटिट्यूड के साथ क्या रिलेशन है। सो नॉर्थ पोल जिसे आर्कटिक कहते हैं, साउथ पोल जिसे एंटार्क्टिका कहा जाता है, इसलिए वो परमानेंट फ्रीज रहते हैं, फ्रोजन कंडीशन में रहते हैं कि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। उसी तरीके से दूसरा ऑल्टीट्यूड होता है सी लेवल से हाइट फ्रॉम द सी लेवल, इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। इसमें भी टेम्परेचर जैसे सी लेवल से आप ऊपर की ओर जाते हैं तो याद रखें टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। अब जैसे हमने बात की थी एग्जांपल की, भाई आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ लोकेटेड है सी लेवल से इतनी हाइट पर, लेकिन आपका जो फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर में रहता है उसका स्टेट यहाँ पर है, तो वो आपसे ज़्यादा हाइट पर है, तो उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है। और आप जानते हैं जिसका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर लो रहेगा। ये माउंटेन का टॉप है, ये तो माउंट एवरेस्ट हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल परमानेंट फ्रोजन कंडीशन होती है। तो इस तरीके से ऑल्टीट्यूड, तो बताइए लो ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर क्या होगा? हाई। लो ऑल्टीट्यूड तो यहाँ हो गया, हाई ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर लो। तो लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड को बड़े अच्छे से आपको समझाया गया है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब भी किया है, एक बार और करेंगे जब आपको बायोम्स के बारे में बताएंगे। तो याद रखें लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। इसके अलावा आपको कुछ हैबिटेट्स दिए हैं, कुछ हैबिटेट के नाम दिए हैं, ये हैबिटेट्स भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अब ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है जिनके एग्जाम में आने के बड़े बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर एक मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर है। फिर ओशियन है ये, समझे, इसको समझेंगे तो ध्यान रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओशियन की गहराई में कहीं कहीं पर नीचे ऐसे स्मॉल साइज के वोल्केनो प्रेजेंट होते हैं, वोल्केन, और इन वोल्केनो से गर्म पानी निकलता रहता है, गर्म पानी निकलता है। और इस एरिया में जहाँ ये वोल्केनो होते हैं यहाँ पर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जरा सोचिए कि पानी के अंदर गहराई में, सी के गहराई में, ओशियन की गहराई में कहीं कहीं पर, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं पर स्मॉल साइज के वोल्केनो होते हैं जिनके आसपास 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कीमोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं वो आपको याद रखना है, समझा मैंने दिया आपको डायग्राम की फॉर्म में। इनको कहते हैं गहराई में है डीप, ओशियन में सी है, सी कहेंगे क्योंकि वाटर के हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स की वेंट की तरह दिखते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इनको कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डार्क एरिया में रहते हैं और केमिकल को अपनी एनर्जी का सोर्स जो है की तरह यूज करते हैं। ये तो ओशियन की गहराई में मिला आपको डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर है। अब पहाड़ों पर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है, टेम्परेचर बहुत कम है। इन पहाड़ों के बीच में आपको कहीं कहीं पर पानी उबलता हुआ दिख जाएगा। कमाल की बात है, चारों ओर पहाड़ों पर बर्फ है और बीच बीच में कहीं पर आपको पानी उबलता हुआ दिखाई देगा। इस उबलते हुए पानी के पीछे वजह है वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी ऊपर होती है जिसकी वजह से पानी में से भाप उठती रहती है और उबलता रहता है। इस पानी के अंदर खास बात होती है कि इसके अंदर भी आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर रहता है।
ऊपर रहता है 80 डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर आपको मिलेगा इनका, और इनको कहते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग। इन्हें हिंदी में गर्म पानी के झरने भी बोलते हैं। पहाड़ों पर इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई जगह केदारनाथ में मिल जाएंगे आपको, जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर लोग नहाते भी हैं। हॉट सल्फर स्प्रिंग जो है इनको कहा जाता है। तो अब मैं कह सकता हूँ हॉट सल्फर स्प्रिंग, आप जानते हैं पहाड़ों के ऊपर जो गर्म पानी हो रहा है, और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स ओशियन की गहराई में जो प्रेजेंट होते हैं उनको डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है लेकिन फिर भी किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है। ट्रॉपिकल डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट किन्हें कहते हैं? हॉट डेजर्ट को कहते हैं। जैसे थार डेजर्ट जो इंडिया के अंदर है और सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका के अंदर है, वो ट्रॉपिकल डेजर्ट का एग्जाम्पल है। इन ट्रॉपिकल डेजर्ट में समर सीजन में, गर्मियों के सीजन की यदि मैं बात करूं तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, और वो भी किसी के रहने का हैबिटेट है। ढेर सारे ट्राइबल लोग वहाँ पर रहते हैं, ढेर सारे जीरोफिटिक प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट थे जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था लेकिन वहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब इसके बाद में बड़ा ही खास मॉड्यूल के अंदर बॉक्स में दिया है, हीट लॉस एंड हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। करेगी जो हीट गेन है, कितना हीट रहेगा, कितना हीट बॉडी से चला जाएगा, ये मामला सारा सरफेस एरिया का है। तो कैसे सरफेस एरिया का है इसको आप समझें। पहले ये फॉर्मूला याद रखें, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लॉस। जिस ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो ज्यादा होगा उसकी बॉडी से हीट लॉस ज्यादा होगा और वो ठंडे एरिया में नहीं रह पाएगा। जिस ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कम होगा उसकी बॉडी से हीट लॉस कम होगा और वो ठंडे एरिया में रह सकता है। अब हमें जानना है कि हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक ए और एक बी। ए ऑर्गेनिज्म छोटे साइज का है, बी ऑर्गेनिज्म बड़े साइज का है। ये हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से ठंडे एरिया में कौन सरवाइव कर सकता है। तो इसको जानने के लिए तरीका क्या है, इन दोनों ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब इन दोनों में से मुझे बताइए आप ध्यान से, इन दोनों ऑर्गेनिज्म में किस ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया ज्यादा है? सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर ये बड़ा ऑर्गेनिज्म इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये छोटा ऑर्गेनिज्म इसका सरफेस एरिया कम है। बिल्कुल सही, बी का सरफेस एरिया ज्यादा है, ए का सरफेस एरिया कम है। लेकिन हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो। इस ए ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर हमने लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह ली, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका कंपैरिजन आप उससे भी कर सकते हैं, वाटरमेलन से। आपके पास दो वाटरमेलन है, एक ए साइज का छोटा, एक बड़े साइज का। ए वाले पर आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मार्क किया बाहर और उसके अंदर ग्रूव किया, पीस निकालना चाह रहे हैं और वो आएगा वॉल्यूम। भाई इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिस्से का वॉल्यूम ये हुआ ना, ये वॉल्यूम है, ये क्या है? वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है, हमने इसको ऐसे कर दिया, ये वॉल्यूम। तो बताइए 1 अपॉन कितना वॉल्यूम मान लें इसको, हाइपोथेटिकली जो वॉल्यूम आया ये जो है आपने कहा सर इसे 5 ले लेते हैं, 1/5 है एक। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, बी का निकालते हैं, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। कैसे दें, ध्यान रख से समझें। इसके सरफेस पर भी हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो बड़े साइज का जो आपके पास वाटरमेलन है उस पर भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। अब इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ही हमने लिया वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है। तो बताइए इसका 1 अपॉन कितना आएगा? इसका यहां पर ये इतने बड़े, इतना जो साइज इसका 5 था, इसका आप कहें सर 10 ले लो, 10। अब मुझे बताइए 1/5 और 1/10 में कौन बड़ा है? तो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/10। तो छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म का आया 1/5 और बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म का आया 1/10। तो छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो क्या है? ज्यादा। तो इसकी बॉडी से हीट लॉस क्या होगा? ज्यादा। तो ये छोटे साइज का ऑर्गेनिज्म ठंडे एरिया में, पोलर एरिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा।
इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म आपको पोलर एरिया में रेयरली मिलते हैं, मिलते नहीं है, बिकॉज दे हैव सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो इज वेरी हाई, क्योंकि उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो हाई होता है, उनकी बॉडी से हीट लॉस ज्यादा होता है। ठंडे एरिया में आपको बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे क्योंकि उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कम होता है, उनकी बॉडी से हीट लॉस कम होता है। अब आप इसको समझें, यहां पर कहानी बात पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी समझें कि छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म का जो है बॉडी से हीट लॉस क्यों ज्यादा हुआ। हमने तो ये डायरेक्ट बता दिया कि भाई हीट लॉस इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो क्या है, ज्यादा। वो देखिए, अब इन दोनों को ए और बी को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ठंडे में ले जाकर छोड़ दिए हैं, ठंडे में छोड़ दिया, बाहर बहुत ठंडी है, ठंडी है तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ही लेते हैं, बस पूरे को नहीं लेते। इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से हीट लॉस हुई, सपोज करिए 5 जूल हीट लॉस हुई, इससे भी 5 जूल ही होगी क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तो दोनों का बराबर है ना, सरफेस एरिया तो बराबर है, 5 जूल हुई। अब ये जो एनर्जी बाहर गई, लॉस हुई ना, इस एनर्जी को बनाते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी, और वो मेटाबॉलिक मशीनरी कहां प्रेजेंट होती है, वॉल्यूम में। अब मुझे आप ये बता दें, ए और बी में मेटाबॉलिक मशीनरी वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है, तो मेटाबॉलिक मशीनरी इन दोनों में किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, इसका वॉल्यूम क्या है, कम। तो इस छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म के पास जिसका वॉल्यूम कम है, उसके पास जगह कम है, तो इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी कम है, और मेटाबॉलिक मशीनरी कम होने की वजह से पैदा ही 5 जूल होता है। अब 5 जूल यदि यहां पर प्रोड्यूस हुआ और वही आपने लॉस कर दिया, तो फिर तो डेथ कंफर्म है कि भैया अपने यहां पर ध्यान रखना है, इतना नहीं है कि लॉस भी कर दो और मैनेज भी कर लो। जबकि वो बड़े साइज का जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसमें इतनी मेटाबॉलिक मशीनरी है कि वो कह रहे हैं कि हम 10 जूल पैदा करते हैं। 5 यदि चली भी गई तो 5 से सांस तो नहीं छूटने देंगे, मरने तो नहीं देंगे। तो अब आप देखिए, सारा खेल वॉल्यूम का है, वॉल्यूम कम, मेटाबॉलिक मशीनरी कम, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम, इसे ठंडी में टिक नहीं पाते। और जब वॉल्यूम कम होगा तभी तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो ज्यादा आएगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कम आएगा। सारा खेल वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम के अंदर होती है मेटाबॉलिक मशीनरी, इसलिए बड़े साइज के हट्टे कट्टे साइज के मिलते हैं ऑर्गेनिज्म ठंडे एरिया में कि वहां वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा दिया है, हीट लॉस एंड हीट गेन, ये आपको ध्यान रखना है। बर्गमैन रूल, बर्गमैन रूल क्या है, वो इस कहता है कि ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन, लेस इन वार्म रीजन। कह रहा है कि देख लेना, आप ये देख सकते हैं कि जो कोल्ड रीजन है, ठंडा जो एरिया है, वहां पर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज होगा वो ज्यादा होगा, और वार्म एरिया के कम, वार्म एरिया में कम होगा। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। तो भाई वॉल्यूम ज्यादा रखना पड़ेगा, तो ठंडे एरिया में, कोल्डर रीजन में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बड़ा होता है, वार्म एरिया में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म का जनरली बॉडी साइज छोटा मिलता है, ध्यान रखें। अब एलेंस रूल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एलेंस रूल क्या कहता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। अब समझे, कई बार बच्चा ये कहता है पढ़ते हुए कि सर बर्गमैन और एलन रूल्स दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, वो आप देखिए। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर, छोटे ईयर्स एंड लिम्स। अब आप कहेंगे ग्रेटर बॉडी साइज, भाई बॉडी साइज में और लिम्स में, हाथ पैर में अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एलेंस ये कहते हैं, हम एलेंस और बर्गमैन को दोनों अब इकट्ठा समझ रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। कैसे, ये ऑर्गेनिज्म कहां पर मिलेगा आपके हिसाब से, वार्म एरिया में। ये ऑर्गेनिज्म कहां मिलेगा, कोल्डर एरिया में। ये बात जो आप बोल रहे हैं बर्गमैन की है, बर्गमैन ने ही तो बोला है। बर्गमैन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन और वार्मर में छोटा। तो बर्गमैन तो बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम पर बात करता है। मेरी बॉडी का ये है वॉल्यूम, लेकिन मेरी बॉडी में जो एक्सट्रीमिटीज है जिसके बारे में बात की किसने, एलेंस ने। एलन कहते हैं भाई मेरा मामला, बर्गमैन ने तो वॉल्यूम के बारे में बताया है, लेकिन मैं
मैं एक्सट्रीमिटीज के बारे में बता रहा हूं, हाथ, पैर, कान, नाक, ये एक्सट्रीमिटीज होती है। और यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास टेल है, पूंछ है, तो पूंछ भी एक्सट्रीमिटीज है। उन्होंने कहा है कि नो डाउट कि जो कोल्डर एरिया में ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वॉल्यूम तो होना चाहिए बड़ा, लेकिन उस पर बॉडी पर जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, हाथ, पैर, पूंछ, टेल, वो छोटे साइज की होनी चाहिए टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब जरा आप खुद बताओ कि आपको एक ऑर्गेनिज्म डिजाइन करना है कोल्डर एरिया का, तो उसको कान आप बड़े देना चाहोगे या छोटे? आप कहेंगे सर बड़े दे दिए तो हीट ज्यादा जाएगी, छोटे। पूंछ लंबी देना चाहोगे, छोटी? छोटी। हाथ और पैर बड़े लंबे रखना चाहोगे, छोटे? छोटे रखना चाहोगे। तो यही तो एलेंस रूल है। एलेंस रूल ये कहते हैं कि बर्गमैन साहब की बात तो ये हुई, हमारी बात ये है, ये ठंडे एरिया में मिलने वाला है, इसके ऊपर कान मिलेंगे, ये कान इसके ऐसे होंगे, नोज इसकी ऐसी होगी, हाथ इसके ऐसे होंगे, देखिए इसी के ऊपर आ गया है, और पैर इसके ऐसे हो, ये रहा। तो ये जो वॉल्यूम की बात है बर्गमैन ने कही है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज की जो बात है वो एलेंस ने कही है, एलेंस रूल ने कही है। छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म पे कान बड़े साइज के होंगे, पैर बड़े साइज के होंगे, हाथ बड़े साइज के होंगे। तो एलेंस रूल एंड बर्गमैन दोनों अलग अलग बात करते हैं। बर्गमैन वॉल्यूम की बात करते हैं और एलेंस जो है वो एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहे हैं। हाथ पैर इनको एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, लिम्स को इनको एक्सट्रीमिटीज। अब कुछ जीके के क्वेश्चन दिए आपके एनसीईआरटी ने कि मैंगो ट्रीज डू नॉट ग्रो इन कनाडा एंड जर्मनी। देखिए कनाडा एंड जर्मनी जो दोनों कंट्री हैं ये टेम्परेट एरिया में वाले कंट्री है। टेम्परेट जहां पर बर्फ पड़ती है, जहां पर गर्मी की यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम यहां पर गर्मी ऐसी होती है जैसे हमारे यहां पर मार्च में होती है। अप्रैल मई जून जैसी गर्मी इन कंट्रीज में नहीं होती। और मैंगो को फ्लावरिंग के लिए गर्मी चाहिए अच्छी खासी, इसलिए यदि ये इन कंट्री में मैंगो चला भी जाए तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो कर लेगा लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर कभी फ्रूट नहीं आ पाएगा। इसलिए चाहे कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सब इंडिया से ही इंपोर्ट करते हैं मैंगो, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। सो मैंगो इज अ ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल क्रॉप। मैंगो ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करती है, टेम्परेट में ग्रो नहीं करती है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट और दे कांट फाइंड आउट इन कनाडा एंड जर्मनी। कनाडा और जर्मनी में वो आपको मिलेंगे ही नहीं। दूसरा, स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला। स्नो लेपर्ड नाम के आगे लिखा है स्नो लेपर्ड, बर्फीले एरिया में मिलने वाला लेपर्ड जो होता है उसे स्नो लेपर्ड कहते हैं। केरल में, केरल ट्रॉपिकल एरिया है, वहां बारिश पड़ती है, वहां कभी बर्फ पड़ ही नहीं सकती, केरल में बर्फ नहीं पड़ सकती। स्नो लेपर्ड हिमालय में मिलता है, तिब्बत में मिलता है, इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर वाली एरिया में मिलता है। तो स्नो लेपर्ड तो बर्फीले एरिया में मिलता है, तो ये केरला में क्या करेगा? तो केरला में ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये मिलता है कोल्डर एरिया में और केरला है ट्रॉपिकल एरिया। ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ट्यूना फिश यदि किसी को खानी है तो उसके लिए बांग्लादेश जाना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया आना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज में आपको ट्यूना फिश नहीं मिलेगी क्योंकि ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो होता है 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री जो साउथ होता है उसके ऊपर नहीं पकड़ी जाती। ये फिश थोड़ा वार्म वाटर में रहना पसंद करती है, गर्म पानी में रहना पसंद करती है, और 20 डिग्री टेम्परेट एरिया में वहां पानी ठंडा होता है। दैट्स व्हाई ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो ये था यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। टेम्परेचर अबायोटिक फैक्टर के अंदर अब बात करते हैं कुछ एडेप्टेशन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला एडेप्टेशन है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो आपको दिखाई दे, जो एक्सटर्नली बॉडी में किया जाए टेम्परेचर से बचने के लिए, उसे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन आपको नेचर में कहाँ पर मिलेगा देखने के लिए? वो देखिए, थिक क्यूटिकल। जीरोफिटिक प्लांट्स अपनी बॉडी से वाटर को बाहर जाने से रोकने के लिए अपनी लीव्स के ऊपर मोटी थिक क्यूटिकल को फॉर्म कर लेते हैं। देखिए, जिन लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होगी तो उनकी बॉडी से जो वाटर का लॉस है, पानी जो बाहर जाता है,
उसके जाने की जो संभावना है, चांसेस है, वो कम हो जाएंगे। तो वाटर लॉस क्या होगा, कम होगा, नहीं जाएगा, क्योंकि क्यूटिकल क्या है, थिक है। तो वाटर को प्रिवेंट करना है, हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी को रोकना है, तो लीव्स के ऊपर क्यूटिकल थिक चढ़ाती है। तो थिक क्यूटिकल कैसा है, दिखाई देगा, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। दूसरा, संकन स्टोमेटा बनाए। देखिए, स्टोमेटा यदि बॉडी के बिल्कुल लीव्स के ऊपर ही रहेंगे तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहेंगे। तो क्या किया इन्होंने कि लीव्स के जो सरफेस है उसको नीचे धसाया, नीचे जो है पिट की फॉर्म में, और वहां पर स्टोमेटा फॉर्म किए। तो ये स्टोमेटा जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए इनसे जो वाटर का लॉस है वो कम से कम होगा। संकन स्टोमेटा एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है वाटर को बाहर जाने से रोकने के लिए। अब तीसरा जो है वो मॉडिफिकेशन और भी बढ़िया है। वो क्या कि भाई प्लांट्स को पता लगा कि यदि लीव्स को रखेंगे, थिक क्यूटिकल भी रख ली है, तब भी वाटर बाहर जा रहा है, क्या करें, संकन स्टोमेटा की है लेकिन तब भी नहीं रुक पा रहा है, क्योंकि शायद ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर है, डेजर्टी कंडीशन है। तो क्या किया, इन लीव्स को कांटों में, स्पाइंस में मॉडिफाई कर दिया। अपने सरफेस एरिया को जब इतना बड़ा था उसको रिड्यूस किया, सरफेस एरिया को रिड्यूस करके अपनी लीव्स को मॉडिफाई किया स्पाइंस में, तो वाटर लॉस को कम कर लिया। अब देखिए, लीव्स ब्रॉड थी तो ये लीव्स वाटर जाता था तो इन्होंने स्पाइन में कन्वर्ट किया, लेकिन ऐसा करने से वाटर को तो रोक लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। वो क्या, ब्रॉड लीव्स थी तो लाइट को क्या करती थी, ट्रैप, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता था। लेकिन अब सरफेस एरिया कम रह गया है तो अब लाइट को ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो फोटोसिंथेसिस का काम इन प्लांट्स ने दिया स्टेम को। स्टेम को फ्लैट बनाया, फ्लैट बनाया, फ्लैटन किया, ब्रॉड किया, और इस स्टेम को ग्रीन कलर का फाइलोक्लेड भी कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल है ओपनशिया कैक्टस का। आप जानते हैं कैक्टस में जो स्पाइन है वो लीव्स का मॉडिफिकेशन है, और जो आपको बल्जी पार्ट दिखता है, फ्लैटन पार्ट दिखता है ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, वो स्टेम होता है जिसको फाइलोक्लेड कहा जाता है। नीट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए, तो ये तीनों मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ध्यान रखने हैं। अब आ जाइए फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, जो इंटरनल मेटाबॉलिक पाथवे में अंदर चेंज करके अपने को बचाने की कोशिश करें, उन्हें फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला आता है ब्लबर। देखिए, सील एंड व्हेल। सील आपको बर्फ के ऊपर लोटपोट होती मिलेगी, उसको ठंड नहीं लगती है। क्या बाहर का जो लो टेम्परेचर है वो उसकी बॉडी के अंदर लो टेम्परेचर फॉर्म कर दे और जिसकी वजह से उसके एंजाइम इनएक्टिव हो जाए? ऐसा होता ही नहीं है, कि बाहर का लो टेम्परेचर अंदर की बॉडी के टेम्परेचर को इम्पैक्ट या अफेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट और उसकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में इसकी स्किन के नीचे एक मोटी फैट की लेयर होती है जिसे ब्लबर कहा जाता है। ये सील के भी पास होती है और ये व्हेल के पास भी होती है। व्हेल के पास ब्लबर होता है और ये ठंड से बचने में काम करता है। जब ठंडी का इन्वायरमेंट होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट आ जाता है, कोल्ड सीजन आ जाता है, तो ये ब्लबर बड़ा मोटा हो जाता है, थिक, और जब समर सीजन आता है तो थिन हो जाता है। थिक और थिन होता रहता है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहा जाता है। सील की हंटिंग कहें या व्हेल की जो मोस्टली हंटिंग है जापान और कोरिया की साइड में, वो इस ब्लबर के लिए ही की जाती है। व्हेल को पकड़ते हैं, स्किन को हटाते हैं, ब्लबर को निकालते हैं, और ब्लबर से जो निकलने वाला फैट है वो जापान और कोरिया में एडिबल है, खाया जाता है। तो अब बताइए, व्हेल की यदि हंटिंग करनी है ब्लबर के लिए तो आप समर सीजन में करेंगे या कोल्ड सीजन में करेंगे? ऑब्वियसली कोल्ड सीजन में हंटिंग की जाती है। इसलिए आपको मिलेगा कि जापान और कोरिया के अंदर व्हेल की हंटिंग सबसे ज़्यादा कोल्ड सीजन में की जाती है ब्लबर के लिए। इसके बाद में एंटार्क्टिका में मिलने वाली जो फिश होती हैं वो इतने ठंडे पानी में रहती हैं कि उस पानी में यदि आप हाथ डाल दे तो आपका हाथ जम जाएगा, जबकि उसमें रहने वाली फिश वो जमती नहीं है। तो बात ये आती है कि लो टेम्परेचर उनके प्रोटीन्स को इनएक्टिव नहीं करता क्या?
क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके नॉर्मल जो नेचुरल जो मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होने वाले प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन के चारों ओर एक खास तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो पूरे के पूरे कोल्ड जो इन्वायरमेंट होता है उसका इंपैक्ट इन पर पड़ने नहीं देता। उस प्रोटीन्स को एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स कहते हैं। एंटार्क्टिका फिश में ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स मिलने की वजह से लो टेम्परेचर पर इन फिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, इजीली वहां पर सरवाइव और ब्रीड करती रहती है। अब देखिए प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर से बचने के लिए एक खास तरह का प्रोटीन होता है। देखिए नॉर्मल प्रोटीन है, ये जो हमने ये स्प्रिंग की तरह दिखाया नॉर्मल प्रोटीन। अब ये नॉर्मल प्रोटीन रखने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो मेटाबॉलिक पाथवे में यूज हो रहा है प्रोटीन, ये अचानक हाई टेम्परेचर वाले एरिया में चला गया। तो हाई टेम्परेचर में जाएगा तो प्रोटीन क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड। लेकिन उसके पास कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो बॉक्स की तरह बनाई है, जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर वाले एरिया में जाता है तभी कुछ खास तरह की प्रोटीन उस प्रोटीन को चारों ओर से कवर कर लेती है और पूरा का पूरा जो हीट है उसको खुद झेलती रहती है। मतलब हीट के जो झटके हैं, हीट जो शॉक है, वो उसको खुद झेलती रहती है और अंदर इस प्रोटीन को डीनेचर्ड होने से बचा लेती है। इसलिए इन प्रोटीन्स को हीट शॉक प्रोटीन्स या चैप्रोनिन्स कहा जाता है। चैप्रोनिन्स रखने वाले प्लांट्स हाई टेम्परेचर पर उनकी डेथ नहीं होती कि उनके पास खास तरह की, मतलब लगता ना आपको, नहीं लगा आपको कि ये प्रोटीन कैसी है? सुपरमैन टाइप के, कि भाई अपने ऊपर पूरा गर्मी पूरा हाई टेम्परेचर झेल रही है लेकिन अंदर जो प्रोटीन है उसका कुछ नहीं होने देंगी। इनको हीट शॉक प्रोटीन्स HSP या चैप्रोनिन्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट एडेप्टेशन देखिए, प्रोलीन। जीरोफिटिक प्लांट्स के पास प्रोलीन होता है और ये प्रोलीन क्या करता है? देखिए एक प्लांट है, उसके पास वाटर है, उसने बड़ी मेहनत से अपनी रूट्स को बड़ा लंबी दूरी भेजकर काफी दूर दराज से पानी इकट्ठा किया। अब जरा सोचिए ये प्लांट है, इसके पास पानी है, अचानक बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर होगा तो वाटर की क्या होगी? शॉर्टेज। तो थोड़ा सा फिजियोलॉजी के हिसाब से समझे, प्लांट है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और बाहर हाई टेम्परेचर होने की वजह से पानी बिल्कुल नहीं है, तो वहां पानी कम, प्लांट में पानी ज्यादा। तो वाटर की तो नेचर होती है कि वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर भागता है, तो पानी प्लांट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो प्लांट की क्या जिम्मेदारी है कि उस पानी को रोकना, तभी तो प्लांट सरवाइव करेगा, नहीं तो प्लांट की डेथ कंफर्म है। तो ये प्लांट्स इस पानी को कैसे रोके? उसने थिक क्यूटिकल बना के देख लिया, उसने स्पाइंस बना के देख लिया, उसने संकन स्टोमेटा करके देख लिया, लेकिन फिर भी पानी बाहर जाने वाला है। तो पानी को रोकने का एक तरीका है कि बाहर के इन्वायरमेंट को यह बताया जाए कि हमारे पास खुद पानी की कमी है। मतलब हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप कह रहे हैं कि अंदर लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन किया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। प्लांट फिजियो में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं क्या, कैसे अंदर कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलाया जाए, ऐसा सोल्यूट जो है मिलाया जाए कि वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे। पानी के अंदर सोल्यूट मिलाया जाए और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। मतलब सॉल्यूशन बाहर को और अंदर को आइसोटोनिक करना है, तो कैसे? शुगर मिला दे? शुगर नहीं मिलाता प्लांट, प्रोलीन मिलाता है। प्रोलीन का सिक्रीशन करके प्लांट वाटर के अंदर वाटर को गाढ़ा कर देता है, मतलब सॉल्यूशन को गाढ़ा कर देता है और ये बताता है कि हमारे पास भी पानी की कमी है। मतलब प्रोलीन का सिक्रीशन करके अपने सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बनाकर बाहर और अंदर आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है और पानी बाहर जाने से बच जाता है। तो इस तरीके से प्लांट ने प्रोलीन सिक्रीशन किया और जब पानी की जरूरत होती है तो प्रोलीन को वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को फ्री करा लेते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है प्रोलीन सिक्रीशन इन जीरोफिटिक प्लांट्स। कैम पाथवे, प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे आप कैम पाथवे, क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट्स ऐसे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एरिया में रहते हैं कि वहां पर दिन में यदि स्टोमेटा ओपन कर दिए CO2 को लेने के लिए तो पानी सारा का सारा बाहर चला जाएगा। इसलिए प्लांट दिन में स्टोमेटा क्लोज ना ओपन ना करके रात में ओपन करते हैं।
ऐसे स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। रात में CO2 पकड़ते हैं और दिन में स्टोमेटा क्लोज करके जो पकड़ा हुआ CO2 है उसको रिलीज करते हैं और दिन में फूड अपना बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होगा, ध्यान रखें, लेकिन जो CO2 है जिसे स्टोमेटा ओपन करके दिन में लेना था उसको ये रात में इकट्ठा कर लेते हैं। सो कैम पाथवे इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कंगारू रैट जो है, चूहा जो है, ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में रहता है। मैं आपसे यदि एक जीके का क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर जो अपनी एंटायर लाइफ में बर्थ से लेकर डेथ तक कभी वाटर कंज्यूम नहीं करता है, तो उसका आंसर जाएगा कंगारू रैट। कंगारू रैट कभी भी पानी कंज्यूम नहीं करते। अब कमाल की बात है, वाटर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है, ढेर सारी रिएक्शन के लिए वाटर मीडियम की तरह काम करता है। पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये कंगारू रैट बिना पानी के कैसे काम चला लेता है वो आपको इंटरेस्टिंगली समझना है। देखिए, कंगारू रैट जो है को समझने के लिए पहले समझें, हम पानी ज्यादा जो पीते हैं, बोतल भरते हैं, पीते हैं, दिन भर में कई लीटर पानी पी जाते हैं, तो ये पानी हम सबसे ज्यादा जो पानी हम पीते हैं, ये पानी सबसे ज्यादा किस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हमारा खर्च होता है? एक्सक्रीशन में होता है। हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया एक खतरनाक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जिसे टाइम से पानी ना दिया जाए, यूरिया में कन्वर्ट ना किया जाए तो वो टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा, किडनी फेल, ये सब हो जाएगा। इसे सबसे ज्यादा जो हम पानी पीते हैं वो हमारे यूरिन की फॉर्म में बाहर चला जाता है। यदि हम अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना सीख लें, अमोनिया को इकट्ठा करता है और टॉक्सिसिटी ना हो किसी वजह से, तो बता दूं मैं आपको कि आपको मात्र एक दिन में आधा गिलास पानी भी मिल जाए तो वो भी ज्यादा है, यदि हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकें। लेकिन हम यहाँ ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए हमें लगातार पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये काम इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन किया कंगारू रैट ने। कंगारू रैट अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना जानता है। जरा सोचिए, कॉन्सेंट्रेट यदि यूरिन को करना जान लिया और करना शुरू कर दिया तो पहले तो उसने अपने वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको ही रिड्यूस किया। अब रिड्यूस रिक्वायरमेंट, जो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है पानी की, उसको फुलफिल किया उसने इंटरनल फैट मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेशन से। आप जानते हैं जब बॉडी के अंदर फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जिसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसमें एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर रिलीज होता है, लिबरेट होता है। तो जरा सोचिए क्या कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट ये लगाया यहां पर। इसको दोनों पॉइंट्स को आप क्लियर समझेंगे अच्छे से। कंगारू रैट पानी नहीं पीता नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, तो उसने सबसे पहले अपनी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस किया, कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन, अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके। और जब रिक्वायरमेंट कम है तो उसको पूरा कर लिया इसने इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, अंदर ही वाटर फैट का ऑक्सीडेशन किया जो कि होता है, और उससे जो वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बना, बाई प्रोडक्ट जो बना उसको यूज कर लेता है, इसलिए पूरे डेजर्ट में घूमता रहता है और पानी पीने की इसको जरूरत नहीं होती है। यदि हम भी अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकें तो हम भी अपने फैट ऑक्सीडेशन से काम चला सकते हैं, हमें भी एक्सटर्नल वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी बॉडी में आप जानते हैं यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कंगारू रैट, पता है आपको, इसका फेवरेट जो फूड होता है फैटी सीड्स होते हैं। ऐसे सीड जिनमें फैट होता है वो इसका फेवरेट फूड होता है, क्योंकि फैट की जरूरत होती है कि इसको बीटा ऑक्सीडेशन, फैट ऑक्सीडेशन करना है और वाटर को यूज, इंटरनल वाटर को, मेटाबॉलिक वाटर को ये इस्तेमाल कर लेता है। सो कंगारू रैट याद रखना है, दोनों एडेप्टेशन याद रखने हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। इसके बाद में लास्ट एडेप्टेशन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है फिजियोलॉजिकल का। क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। आप घूमने के लिए जाइए पहाड़ों पर, हिली एरिया पर, हिल स्टेशन पर। जैसे जैसे आप पहाड़ों पर घूमने के लिए जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि पहाड़ों पर जब जाते हैं तो एक टाइम के बाद में आपको अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, आपकी वीकनेस हो जाएगी, आपको कमजोरी फील होगी। हाइट पर जाने पर सर दर्द होना, वोमिटिंग होना, वोमिट करना, वीकनेस होना, आपकी दिल की धड़कन का तेज हो जाना, इसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस,
ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता क्या है वो समझें, कैसे होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं वो आपको समझना है। देखिए ये प्लेन एरिया है, ये मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया। ये उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बिहार या राजस्थान हो सकता है। यहाँ पर आप हैं। देखिए प्लेन एरिया में कभी भी सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। आपको पता है प्लेन एरिया में रह रहे हो, आराम से सांस ले रहे हो, क्यों नहीं होती उसकी वजह समझिए। प्लेन एरिया में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे ऊपर भी हाई प्रेशर लग रहा है और गैसेस पर भी लग रहा है। गैसेस में मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं जिसे हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लगेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर, तो मॉलिक्यूल्स कहां होंगे? पास पास। इसलिए कहते हैं कि प्लेन एरिया में जो डेंसिटी होती है एयर की वो हाई होती है। हाई एयर डेंसिटी बिकॉज हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने अपनी बाइक उठाई और आप घूमने के लिए चल दिए पहाड़ों पर। इधर चंडीगढ़ गए, उसके बाद में ऊपर हिमाचल प्रदेश मनाली पहुंच गए और मनाली से फिर पहुंच गए आप कहाँ? रोहतांग पास। रोहतांग पास 3500 मीटर्स, 3500 मीटर ऊंचाई पर है रोहतांग पास। उसके बाद में लेह लद्दाख, ये बहुत ऊंचाई पर है। मानसरोवर बहुत ऊंचाई पर है। तो जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। यदि प्रेशर कम हो जाएगा तो वहां पर डेंसिटी जो एयर की है वो क्या हो जाएगी? लो। देखिए यहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैसे डेंस थे, डेंस है, भर गई ऑक्सीजन अंदर। लेकिन यहां पर डेंसिटी क्या है? लो, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दूर दूर है। जब आप सांस लेंगे तो आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और सफिशिएंट ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा प्रॉपर तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एनर्जी की कमी में सबसे ज्यादा नौटंकी बॉडी के अंदर ब्रेन करता है, ब्रेन। और यदि ब्रेन ही ढंग से काम नहीं करेगा तो आपको चक्कर आना, वोमिटिंग, नोजिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद रखिए ऊपर जाने पर सिम्टम्स क्या होंगे? नोजिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, और इसी को कलेक्टिवली कहते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऊंचाई पर आप अपने एरिया में जाएंगे कहीं पर तो देखेंगे आप कार से जा रहे हैं, कोई बस से जा रहे हैं, उल्टी करते जा रहे हैं। उनसे पूछो क्यों वोमिटिंग आई, क्यों उल्टी आई, क्यों चक्कर आ रहा है? कहेंगे घुमावदार रास्ता है। घुमावदार रास्ता नहीं, ये प्रॉब्लम है। ऊंचाई पर जब आप जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नोजिया, फटीग एंड हार्ट पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अब आप घूमने के लिए गए रोहतांग पास, लेकिन आपको तो जाना है लेह एंड लद्दाख, वहां से आगे। अब रोहतांग पास जाकर आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम हो गया, आपको लगा कि यार अपना तो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है कैंसिल करने की, बस आप कुछ टाइम के लिए स्टे करें, रुकें। आपकी बॉडी कुछ एडजस्टमेंट करती है, एडजस्टमेंट करती है, या इसे कहें कि बॉडी कुछ सॉल्यूशन निकालती है। इस एडजस्टमेंट को कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन करती है बॉडी। एक्लिमेटाइजेशन, एक्लिमेटाइजेशन एक टेम्परेरी एडेप्टेशन है। समझे आप कि ये परमानेंट एडेप्टेशन नहीं, टेम्परेरी एडेप्टेशन है। क्यों कहते हैं इसे टेम्परेरी एडेप्टेशन, वो समझेंगे। जब आप ऊंचाई पर रहेंगे तो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक्लिमेटाइजेशन करती है बॉडी, कुछ समय में कर लेती है। सॉल्यूशन आरबीसीज का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। आरबीसीज का नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर दी जाएगी, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर दी जाएगी, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये तीनों सॉल्यूशन या एक्लिमेटाइजेशन या एडेप्टेशन आपको याद रखने हैं। ऊंचाई पर जाने पर जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं, नोजिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, और फिर उसके बाद में जो सॉल्यूशन करती है बॉडी, जो एक्लिमेटाइजेशन करती है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज करेगी, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी को डिक्रीज किया जाएगा, ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। फाइनली आप बिल्कुल ओके फील करेंगे। फिर उसके बाद में आप रोहतांग पास से पूरा लेह एंड लद्दाख घूम कर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर वापस जब आएंगे तो रोहतांग पास में फिर आप देखेंगे लोगों को वोमिटिंग करते हुए, लोग परेशान होते हुए, आप कहेंगे तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस है। जब आप वापस आ जाएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आप गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी का बढ़ा हुआ नंबर है वो नॉर्मल किया जाएगा,
हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल की जाएगी जो कम की हुई थी, और ब्रीदिंग रेट भी जो है वो कम कर दिया जाएगा जो बढ़ा हुआ था, क्योंकि ये टेम्परेरी है इसलिए इसको एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। ऊंचाई पर गए, बॉडी ने सॉल्यूशन एडजस्टमेंट किया, वापस आ गए, नॉर्मल हो गया। यही वजह है कि पहाड़ों पर जो परमानेंट लोग रहते हैं उनके अंदर आरबीसीज का नंबर ज्यादा मिलेगा। एक तिब्बत में रहने वाले या लेह लद्दाख में रहने वाले यदि व्यक्ति का, ह्यूमन का आरबीसी काउंट देखे तो वो प्लेन में रहने वाले व्यक्ति से ज्यादा मिलेगा। यहां पर इसको पढ़ते वक्त बच्चे के अंदर एक डाउट आता है कि सर हीमोग्लोबिन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है, जो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग जो कैपेसिटी या एफिनिटी वो कम क्यों की, इसका कम का क्या कारण है, क्या बताइए तो वो समझे। देखिए इसको एक एग्जांपल से यहां से समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से आप ले सकते हैं। कैसे? ये रहा हीमोग्लोबिन, ध्यान से रखें, ये हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं कि जब नॉर्मल आप प्लेन में रहते हैं, प्लेन एरिया में जहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हीमोग्लोबिन एक साथ कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है? 4 को। सपोज करिए 10 हीमोग्लोबिन 4 को लेकर जा रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन पहुंच रहा है? 40 पहुंच रहा है। नॉर्मल कंडीशन चल रही है, तब आप हेल्दी फील करते हैं। जब आप हाइट पर गए, ऊंचाई पर गए, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए वहां ऑक्सीजन की कमी है और हीमोग्लोबिन के पास सपोज करिए 2 आ चुकी हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और ये हीमोग्लोबिन कब लेकर निकलेगा 2 को? जब इसके साथ 4 बाइंड हो जाएंगे। अब इसको समझाया कि भाई 4 आएंगी नहीं तो 2 लेकर निकलेगा नहीं, वहां जान निकल जाएगी, इसलिए 2 ही लेकर चला जा। तो कुल मिला के हाइट पर जब जाते हैं तो हीमोग्लोबिन को ये कन्विंस किया जाता है कि 4 के बजाय 2 को ही कैरी करना शुरू कर दे, तो वो 2 को कैरी करना शुरू करेगा। अब आप कहेंगे सर यदि 2 को लेकर जाएगा, 10 है हीमोग्लोबिन, तो 10 10 इंटू 2 20 जाएंगे, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पहुंचना तो 40 चाहिए। इसीलिए तो 10 को आरबीसीज को 20 किया जाता है। देखो आप 10 to 20 आरबीसीज का नंबर इंक्रीज किया, 4 to 2 बाइंडिंग हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी जो कैपेसिटी है उसको कम किया, और फाइनली 40 ही पहुंचा। ये है एक्लिमेटाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि एक फैमिली रोहतांग पास में 6 मंथ बैक 6 महीने पहले पहुंचा है, तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी? क्या उल्टी करते हुए मिलेंगे वो? क्या उनके अंदर ऑल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम मिलेगा? नोजिया, फैटिग, हार्ट पाल्पिटेशन? तो इसका आंसर है नो। 6 मंथ बैक 6 महीने हो चुके हैं, मतलब अब तक तो सॉल्यूशन कर लिया होगा बॉडी ने, एक्लिमेटाइजेशन हो चुका होगा, तो इसलिए उस टाइम पर मिलेगा आरबीसी नंबर ज्यादा, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी कम, ब्रीदिंग रेट ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन, एक फैमिली लेह लद्दाख या रोहतांग पास में जस्ट अराइव्ड, अभी आई है, तो वो क्या फेस कर रहे होंगे? ऑल्टीट्यूड सिकनेस, और कैरेक्टर क्या होंगे? नोजिया, फैटिग एंड हार्ट पाल्पिटेशन। तो ये था ऑल्टीट्यूड सिकनेस।